बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू डिकोडिंग फिज़िक्स। डम्स एमडीकेट फिज़िक्स का क्रैश कोर्स है और ये हमारा थर्ड लेक्चर है। इससे पहले दो लेक्चर्स अपलोडेड है। आई होप कि आप लोगों ने देखी होगी। अगर किसी ने नहीं देखा, फॉर द फर्स्ट टाइम चैनल पर आया है या वीडियो पर आया है, तो काइंडली इसके बाद, इस लेक्चर के बाद आप वो दोनों लेक्चर्स भी देखें। ये ओवरऑल 7 लेक्चर्स का कोर्स है और 7 लेक्चर्स के साथ एडिशन में एक हमारा मॉक टेस्ट है, लेकिन इसको मैंने नाम दिया है मेगा मॉक टेस्ट। वो इसलिए कि ये बहुत बड़ा टेस्ट है। इसमें 10, 20, 30, 50, 60 नहीं बल्कि पूरे 100 एमसीक्यूज होंगे। ये जो भी क्वेश्चंस, जो भी कंसेप्ट, जो पॉइंट्स वो लेक्चर्स में डिस्कस होंगे प्लस इस टेस्ट में होंगे। हमारा टारगेट ये है, हमारा गोल ये है और मैं कॉन्फिडेंटली इस बात को क्लेम कर रहा हूँ कि आपके फिज़िक्स पोर्शन के 40 बाय 40 एमसीक्यूज यहाँ से होंगे। बहुत सारे एमसीक्यूज एग्जैक्टली यही स्टेटमेंट्स होंगे, यही पॉइंट्स होंगे जो मैं बता रहा हूँ। शायद एक दो एमसीक्यूज इस तरह हो कि हमने उसका कंसेप्ट सिर्फ डिस्कस किया हो, एग्जैक्टली वही ना आए, लेकिन इंशाल्लाह आपका 100% फिजिक्स का पोर्शन इन 7 लेक्चर्स और इसी मॉक टेस्ट से हो जाएगा। मॉक टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन आज से ही आप कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल ओपन है, बहुत ही मिनिमम फीस है, कुछ भी नहीं है, ऑनलाइन टेस्ट है। इसके बाकी डिटेल्स आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करें। मैं डायरेक्टली लेक्चर को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है आज के लेक्चर में, व्हेन अ हीलियम एटम लॉसेस एन इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स। जब एक हीलियम एटम 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उससे क्या बन जाता है? अल्फा पार्टिकल, पॉजिटिव हीलियम आयन, प्रोटॉन या नेगेटिव हीलियम आयन। एक इलेक्ट्रॉन जब एटम से निकलता है तो उस पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आती है और प्रोटॉन्स की वो ज़्यादा हो जाते हैं अमाउंट में, तो ओवरऑल इसका चार्ज पॉजिटिव हो जाता है और वो एक पॉजिटिव आयन बन जाता है। अब एक इलेक्ट्रॉन गया है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे हीलियम एटम तो फिर उससे अल्फा पार्टिकल बन जाता है। क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। हीलियम न्यूक्लियस में क्या होता है, सॉरी हीलियम एटम में क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन। तो अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन को लूज करे हीलियम एटम तो रहते क्या है? 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, जो कि इक्वल है किस चीज के? अल्फा पार्टिकल के। तो ये कंसेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन 2, बीटा रे एमिटेड बाय अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज। बीटा रेज रेडियोएक्टिविटी के दौरान एमिट होती है। ये असल में क्या है, ये क्वेश्चन में कह रहे हैं, और ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स भी गलत करते हैं, बहुत सारे कीज में भी इसका आंसर रॉन्ग आ रहा है। मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। ऑप्शन ए, an electron which was existing outside the nucleus। देखिए बीटा रे कब एमिट होती है? रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस में। रेडियो एक्टिविटी कहाँ से होती है? ये कहाँ से एमिट होती है? एटम से या न्यूक्लियस से? न्यूक्लियस से। ये न्यूक्लियर फेनोमेनन है, न्यूक्लियर फिजिक्स में हम इसको पढ़ते हैं। तो आउटसाइड द न्यूक्लियस का किस्सा तो खत्म हो, तो सवाल ही नहीं बनता। ये ऑप्शन तो करेक्ट ही नहीं है। बी है an electron which was existing inside the nucleus। अब बहुत जगह पर ये वाला आंसर ठीक लगाया हुआ है, लेकिन ये ठीक नहीं है। क्यों? क्या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है? पॉसिबल है? इलेक्ट्रॉन के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो न्यूक्लियस के अंदर रहे, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल चीज है। क्वांटम मैकेनिक्स में हम इसको मैथमेटिकली प्रूव भी करते हैं, जो कि आप लोग क्वांटम मैकेनिक्स नहीं पढ़ते, लेकिन हम इसमें प्रूव करते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर पॉसिबल ही नहीं है कि वो न्यूक्लियस के अंदर आ जाए। तो ये भी गलत है। इसका करेक्ट आंसर ये सी है कि इलेक्ट्रॉन एमिटेड बाय द न्यूक्लियस एज अ रिजल्ट ऑफ द डिके ऑफ न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन होता है, तो एक न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पेयर बन जाता है, और ये ही इलेक्ट्रॉन, इसको हम बीटा पार्टिकल बोलते हैं अगर इसका चार्ज नेगेटिव हो। अगर पॉजिटिव हो तो फिर ये पॉजिट्रॉन होता है। ये दोनों प्लस इसके साथ न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो ये बन जाते हैं और ये एमिट होते हैं। न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो एक होगी, दोनों एक साथ नहीं होंगे। ठीक है, तो ये जो है इस प्रोसेस में जो बीटा पार्टिकल एमिट होती है, ये इज अ रिजल्ट ऑफ न्यूट्रॉन डिके, प्रोड्यूस होती है न्यूक्लियस के अंदर और फिर एमिट होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इलेक्ट्रिक चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। दोनों, चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मोशन में है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा। नेक्स्ट, if the mass of the bob of a simple pendulum is doubled, its time period will remain unchanged। ठीक है, टाइम पीरियड फार्मूला क्या है, 2 पाई अंडर द रूट एल बाई जी। ये मास पर डिपेंड नहीं करता, लेंथ ऑफ द पेंडुलम पे डिपेंड करता है, जी पर डिपेंड करता है। जी की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज होगी, टाइम पीरियड में चेंज आएगा इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस पर किसी तरह का भी क्वेश्चन बन जाए आप लोग कर सकोगे इसको। अगर लेंथ को हम 4 टाइम्स करें तो टाइम पीरियड पर क्या इफेक्ट होगा, वो अंडर रूट 4 टाइम्स इंक्रीज होगा। अंडर रूट 4 किस चीज के इक्वल है, 2 के इक्वल है, तो 2 टाइम्स इंक्रीज होगा। क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि इनिशियल टाइम पीरियड जो है वो 0.5 सेकंड्स है। ठीक है, और हमने उसके लेंथ को 4 टाइम्स किया, तो अब टाइम पीरियड क्या होगा, तो इसका 2 टाइम्स जो कि 1 सेकंड होगा। ठीक है, इसी तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 5, मास ऑफ द पेंडुलम, ये तो हमने कर लिया, दो क्वेश्चन सेम आए हैं, लेकिन चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। द सेंटर ऑफ न्यूटन रिंग्स इज डार्क ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब भी हमें डार्क पॉइंट मिलता है किसी इंटरफेरेंस की वजह से, डार्क का क्या मतलब कि इंटेंसिटी, जो नेट इंटेंसिटी है वो कंप्लीटली जीरो हो गई है, तो ये किस केस में पॉसिबल है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। कंस्ट्रक्टिव में क्या मिलता है, हमें ब्राइट फ्रिंज मिलती है। तो ये दो पॉइंट्स हो गए ना। अब आपसे कोई भी पॉइंट एग्जाम में पूछा जाए तो आप उसका आंसर कर सकोगे। क्वेश्चन 7 है, विच वन इज मोस्ट स्टेबल एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी के बेस पर कौन सा सबसे स्टेबल एलिमेंट है, तो याद रखिए आयरन। आयरन जो है वो मोस्ट स्टेबल एलिमेंट है पूरे पीरियाडिक टेबल में, ये याद रखें। या आपसे इसका स्टेटमेंट इस तरह चेंज हो सकता है कि गिवन ऑप्शन में से किसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है, या वाइस वर्सा इसके स्टेटमेंट हो सकते हैं, लेकिन आपको कंसेप्ट का पता होना चाहिए। 8 है, रेजिस्टेंस इन आरसी सर्किट ऑफ टाइम कांस्टेंट 2 सेकंड्स इज 1000 ओहम्स, व्हाट इज वैल्यू ऑफ सी इन द सर्किट। टाइम की वैल्यू गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, कैपेसिटेंस हमने फाइंड करना है। तो हमें पता है कि टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू आर सी होता है, सी फाइंड करना है, तो आर यहाँ पर डिवीजन में आ जाएगा। एंड टाइम कितना है, 2 सेकंड्स है, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस 1000, तो 1000 की जगह पर मैं 10 टू द पावर 3 लिख सकता हूँ। यही 10 टू द पावर 3 ऊपर जाएगा तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3 हो जाएगा। कैपेसिटेंस का यूनिट क्या है, पेराड है। ठीक है, अब गिवन ऑप्शन में से 2 मिली पेराड नहीं है, सारे के सारे ऑप्शंस माइक्रो में है, तो इसको माइक्रो में कन्वर्ट करें। कैसे करेंगे, इस 2 के साथ अगर मैं 3 जीरोज मजीद लगाऊं, 3 जीरोज, तो ये जो 3 डिजिट्स है ये मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3 हो जाएगा, और 10 टू द पावर -3 एक अपना है, तो ये ओवरऑल हो जाएगा 2000 -3 -6, इसको हम लिख सकते हैं माइक्रो पेराड। तो 2000 माइक्रो पेराड, ऑप्शन डी। 9 है, द लेंज़ेस लॉ रेफर्स टू इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, इंड्यूस्ड करंट की हमें डायरेक्शन बताती है लेंज़ेस लॉ। क्वेश्चन 10 है, डैश आर द पार्टिकल्स दैट एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। याद रखें, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वो न्यूक्लियॉन्स जो है ना, न्यूक्लियॉन्स सारे के सारे न्यूक्लियॉन्स के बिटवीन एग्जिस्ट करते हैं। सारे के सारे का मतलब है प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बिटवीन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बिटवीन होती है, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बिटवीन होती है। तो इनमें से किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए मेरी तरफ से ये आपको कवर हो गया। ठीक है, अब इन गिवन ऑप्शन में से न्यूक्लियन कौन से, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियन से नहीं है, ये न्यूक्लियस के बाहर है। न्यूट्रिनोज भी न्यूक्लियस के बाहर होती है, मियॉन्स भी मियॉन्स, तो ये अलग एक पार्टिकल्स की कैटेगरी है, टाइप्स है पार्टिकल्स की। न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर है, तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में याद रखें, अगर आपको गिवन ऑप्शंस दिए जाए कि इनमें से बताए कि कॉम्प्लेक्स पार्टिकल कौन सा है, कॉम्प्लेक्स मतलब जो दीगर पार्टिकल से बना हो, या प्राइमरी पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल, वो कौन सा है, तो इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ एक एलिमेंट्री पार्टिकल है। जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन है ये क्वार्क से बने हुए हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन किसी चीज से नहीं बना, ये इटसेल्फ अपने अपने आप में ये एक सूबा है। ठीक है, अपना एक फंडामेंटल पार्टिकल है।
11 द वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ बॉल थ्रोन अपवर्ड डैश विद टाइम, ये भी कंफ्यूजिंग है, बहुत चीज में रॉन्ग आंसर है। जब हम बॉल को अपवर्ड फेंकते हैं तो इसकी वेलोसिटी टाइम के साथ साथ डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि इस पर डाउनवर्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगता है। और यहाँ पर हमें अपवर्ड का पूछा है, डाउनवर्ड का नहीं पूछा, सिर्फ अपवर्ड का पूछा है। तो अपवर्ड में इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी और लीनियरली होगी विद टाइम, तो डिक्रीज लीनियरली, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगर डाउनवर्ड हो तो डाउनवर्ड इंक्रीज लीनियरली होगी, और अगर ओवरऑल जर्नी की बात की जाए तो पहले वो डिक्रीज होगी, फिर सेकंड हाफ में वो इंक्रीज होगी। 12 है द फोर्स रिक्वायर्ड टू बेंड द नॉर्मली स्ट्रेट पाथ ऑफ अ पार्टिकल इनटू अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। डेफिनेशन है सिंपल। 13 a standing wave pattern is formed when the length of string is an integral multiple of half wavelength। हमें कब मिलती है स्टैंडिंग वेव? जब जो वेवलेंथ है वेव्स की, या जो लेंथ है स्ट्रिंग की लेंथ है वो इक्वल हो n लैम्डा डिवाइडेड बाय 2, यानी मल्टीपल्स ऑफ हाफ ऑफ द वेवलेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट्स ट्रेवल द फास्टेस्ट इन ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में कौन सी लाइट सबसे तेज स्पीड के साथ जाती है? बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। रिमेंबर, जो जिस लाइट की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी, वेवलेंथ, उसकी स्पीड ऑप्टिकल फाइबर में ज्यादा होगी। वेवलेंथ ज्यादा होने का मतलब क्या है? मैं बार बार ये चीज एक्सप्लेन करता हूँ कि वेवलेंथ ज्यादा का मतलब है फ्रीक्वेंसी कम, फ्रीक्वेंसी कम का मतलब है एनर्जी कम। तो किसकी एनर्जी सबसे कम होती है? इंफ्रारेड की कम होती है, फिर उसके बाद विजिबल है, फिर उसके बाद अल्ट्रावायलेट है। फास्टेस्ट का पूछा है तो फास्टेस्ट इज इंफ्रारेड। 15 an LED light emitting diode when an electron combines with a hole। जब इलेक्ट्रॉन और होल आपस में कंबाइन होती है ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायस कंडक्शन, अ फोटोन ऑफ विजिबल लाइट इज एमिटेड। इलेक्ट्रॉन प्लस होल मिल जाते हैं तो लाइट की एक फोटोन एमिट होती है। फोटोन के लिए मैं कौन सा सिंबल लगाऊं? वैसे ये गामा की सिंबल यूजुअली यूज होती है फोटोन के लिए। फोटोन, सॉरी, होल इज करेक्ट। The neutron is assumed to be made of। न्यूट्रॉन किस चीज से बना है? न्यूट्रॉन is made of one up quark। दो तरह के क्वार्क होते हैं, वैसे सिर्फ दो तरह के नहीं होते, और दो डाउन क्वार्क। मैं आपको थोड़ा सा इसकी एक्सप्लेनेशन करता हूँ। क्वार्क्स हमारे पास होते हैं 6 टाइप्स के, ठीक है। कौन कौन से? अप क्वार्क्स, डाउन क्वार्क्स, एक को चार्म बोलते हैं, एक को स्ट्रेंज बोलते हैं, एक को कलर बोलते हैं, और एक का नाम मैं भी भूल गया हूँ क्योंकि मुझे अचानक ये जहन में आया कि मैं एक्सप्लेन कर दूँ। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सिर्फ इस फर्स्ट वाले कैटेगरी से बने हुए, अप और डाउन की कॉम्बिनेशन से। न्यूट्रॉन में एक अप होता है, दो डाउन होते हैं। प्रोटॉन में एक डाउन होता है, दो अप होते हैं। तो समटाइम्स ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन 17 इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर द आउटपुट करंट इज। आउटपुट करंट क्या होती है? स्टेप डाउन का क्या मतलब है कि ये वोल्टेज को डिक्रीज करेगा। अब वोल्टेज डिक्रीज कैसे होगा? बाय इंक्रीजिंग करंट। करंट इंक्रीज होगा तो वोल्टेज डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि पावर का फॉर्मूला क्या है? P इज इक्वल टू आई वी। और ट्रांसफार्मर के बारे में याद रखिए, ये भी एक एमसीक्यू है कि इनपुट पावर हमेशा इक्वल होती है आउटपुट पावर की। पावर में डिक्रीज नहीं आता, पावर कांस्टेंट रहता है। तो पावर कांस्टेंट रहेगा। अब पावर का फार्मूला क्या है? आई वी है, P इज इक्वल टू आई वी है। तो अगर वोल्टेज डिक्रीज होगा तो करंट जरूरी है कि ये इंक्रीज हो, तब ये दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहेगा। अगर दोनों डिक्रीज हो तो फिर तो ये वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक डिक्रीज होगा, दूसरा इंक्रीज होगा। Question 18 in gases the speed of sound is inversely proportional to dash of the density when other factors are same। तो speed of sound का फार्मूला क्या है gases में? V is equal to under the root P divided by rho। P क्या है? प्रेशर है मीडियम का, और rho क्या है? डेंसिटी ऑफ मीडियम है। तो इनवर्सली रिलेटेड टू डेंसिटी है, लेकिन डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली रिलेटेड है। 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ rho, तो स्क्वायर रूट है। क्वेश्चन 19 है अ वॉच मेकर यूजेस कन्वेक्स लेंस टू रिपेयर वॉचेस। वॉचेस को रिपेयर करता है, तो इसमें क्या है? वॉच के जो पार्ट्स होते हैं वो बड़े स्मॉल होते हैं, टाइनी पार्ट्स होते हैं। तो जरूरी है कि उसकी मैग्निफिकेशन हो, मैग्निफिकेशन। अब एक और बात, ये जो क्वेश्चन है ये वैसे
ऑप्टिक्स के चैप्टर से है जो कि सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में 2023 में या 22 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो एक दो ऐसे क्वेश्चंस है जो आउट ऑफ सिलेबस अक्सर रिपीट होते हैं, इस वजह से इतना मुश्किल नहीं है कि आप जहन में इसको भी याद रखें। जो कन्वेक्स लेंस है वो मैग्नीफाइंग लेंस है, वो चीज़ों को बड़ा करती है। जो कनकेव लेंस है ये क्या है, चीज़ों को स्मॉल करती है। या कन्वेक्स लेंस जो है वो लाइट को कन्वर्ज करती है एट इट सिंगल पॉइंट। कनकेव लेंस ये लाइट को डाइवर्ज करती है। तो वॉच मेकर कौन सा यूज करेगा, जो मैग्निफिकेशन करता हो, और ये किसकी प्रॉपर्टी है, कन्वेक्स लेंस की है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, बाकी फिर किसी और वीडियो में करेंगे। स्टूडेंट कहते हैं सर थोड़े ज़्यादा यार ठीक है, आपका काम इन 7 लेक्चर प्लस टेस्ट से हो जाएगा, तो आपको क्या 1000 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। Last question, the net magnetic field created by the electrons within an atom is due to the field created by their orbital motion. इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के अंदर, एक ये ऑर्बिटल मोशन है, ये जो न्यूक्लियस के अराउंड होती है, एक इसकी स्पिनिंग मोशन है अपने ही पोजीशन के अराउंड। तो अपने पोजीशन के अराउंड मतलब उसको, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगी, या अगर होगी भी तो बहुत ही इतना नेग्लेक्टेड कि हम ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड को इक्वल टू ऑर्बिटल की वजह से कह सकते हैं। तो दिस इसका करेक्ट आंसर इज ऑर्बिटल मोशन की वजह से। आई होप आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। टेस्ट के लिए 28 अगस्त को हमारा टेस्ट है मॉक, उसके लिए रजिस्ट्रेशन करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स आपको गिवन है। डिटेल्स क्या है कि आप मुझे व्हाट्सएप पर टेक्स्ट करें, सर मुझे रजिस्टर करें, तो मैं आपको बाकी डिटेल्स सेंड कर दूंगा।